दोस्तों, नीतीश कुमार के विश्वास के साथ एक बार फिर से बीजेपी ने विश्वासघात किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सियासी गलियारे में इसकी चर्चा चल रही है। चर्चा तो ये भी है, नीतीश कुमार बीजेपी के एक फैसले से बेहद ही नाराज हैं। जो नीतीश कुमार नहीं चाहते थे, बीजेपी ने अपने वोट बैंक को साधने और नीतीश की राजनीति को कमतर बनाने के लिए वो फैसला लिया। अब ये फैसला लेने की हिम्मत बीजेपी को कहां से आई? इसके पीछे बिहार में राज्यसभा चुनाव के दौरान मिला परिणाम है, जिससे बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि उन्हें नीतीश की अब जरूरत ही नहीं है। नीतीश कुमार अगर अपनी राजनीति को पलटने वाली रणनीति पर भी ले जाएंगे तो बीजेपी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब सवाल इस बात को लेकर है, आखिर इस बार नीतीश कुमार बीजेपी से किस लिए नाराज हो गए? आखिर नीतीश ने ऐसा क्या फैसला लिया जिसके आधार पर यह दावा फिर से सियासी गलियारे में होने लगा? नीतीश नाराज हैं और पलटने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, नीतीश कुमार के बिहार में राज्यसभा चुनाव के बाद बीजेपी में एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस दिख रहा है और इस कॉन्फिडेंस को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भांप लिया है। दोस्तों, 10 अप्रैल की शाम जिस तरह नीतीश और बिहार बीजेपी के दूसरे बड़े नेता अचानक दिल्ली से लौट आए, उससे लगता नहीं कि सब सामान्य है, ऐसा महसूस होता है। कुछ तो दिल्ली में नीतीश को एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने शपथ लेने के बाद तुरंत पटना लौटने का निर्णय ले लिया और पटना आ भी गए। जबकि नीतीश ने दिल्ली पहुंचते ही कहा था कि वो 2-3 दिन दिल्ली में बिताएंगे, उसके बाद पटना लौटेंगे, लेकिन वहां टिके नहीं, रुके नहीं। शपथ लेते ही उन्होंने पटना की ओर रुख कर लिया। तो सवाल है, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि अब नीतीश और उनके खास नेता पचा नहीं पा रहे हैं? दोस्तों, 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। 10 अप्रैल को दिल्ली में उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इसकी बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, नीतीश कुमार देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर तरफ सराहना हुई है। उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया है। उन्हें एक बार फिर संसद में देखना बहुत ही सुखद होगा। सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से संसद की गरिमा और बढ़ेगी। राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने पर उन्हें हार्दिक बधाई और आगे के कार्यकाल के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बधाई के बाद भी उसी दिन नीतीश दिल्ली से सीधा पटना आ गए, जबकि 11 अप्रैल को बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक भी होनी थी, मगर सब अचानक कैंसिल हो गया। बीजेपी की तरफ से इशारा किया गया कि उनके शीर्ष नेताओं की बैठक अमित शाह के बंगाल में होने की वजह से टल गई है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह अचानक तो बंगाल गए नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण के वक्त भी नीतीश बहुत उत्साहित नहीं थे, किसी तरह सारी प्रक्रिया पूरी कर रहे थे। अब इसके पीछे एक नई बात सामने आई है। हालांकि मैं अब तक ये मानकर चल रहा था, जेडीयू के जिस हरिवंश की विदाई राज्यसभा से हो गई थी, उनकी वापसी कराने में बीजेपी की ओर से सहयोग देने से नीतीश खुश नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से पार पाने के लिए भले ही बीजेपी ने हरिवंश को प्रमोट किया, उन्हें एक बार फिर सांसद बनाया। इस बार जो दोस्तों हरिवंश सांसद बने हैं, वो राष्ट्रपति के मनोनीत होने की वजह से बने हैं। उन्हें सरकार यानी बीजेपी ने सांसद बनाया है। कहीं ना कहीं हरिवंश को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने और तत्काल शपथ दिलाने की बात से ना तो नीतीश खुश हैं और ना उनके भरोसेमंद विजय चौधरी जैसे नेता, और ना ही खुद चंद्रबाबू नायडू खुश होंगे। क्योंकि जब हरिवंश का राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म हुआ तो कहा जा रहा था कि टीडीपी की ख्वाहिश थी कि उनकी पार्टी से कोई सांसद राज्यसभा का सभापति बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहा जा रहा है कि हरिवंश को फिर से उपसभापति बनाया जा सकता है। मतलब ये कि जिस सदन में नीतीश सामान्य सदस्य होंगे, उसी सदन में हरिवंश उपसभापति होंगे। नीतीश कुमार इस बात से असहज हैं क्योंकि उनकी पार्टी के किसी सदस्य को उनसे पूछे बगैर बीजेपी ने राज्यसभा में फिर से भेज दिया और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के इसी फैसले से नाराज होकर दिल्ली में अपने 2-3 दिन
बिताने की अपनी इच्छा को भूलकर वापस पटना लौट आए। ऐसी स्थिति में अगर अमित शाह आज या कल पटना में दिखे तो हैरान मत होइएगा। मतलब यह है कि कल तक सारी बातें जितनी सहज लग रही थी वो शायद उतनी सहज है नहीं, खासकर नीतीश और जेडीयू के नजरिए से। अब चर्चा इसलिए है कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी से नाराज हो गए। सियासी गलियारों में चर्चा तो यहां तक हो रही है कि नीतीश कुमार फिर से यू टर्न मार सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो आगे क्या होगा? क्या बीजेपी फिर से सरकार बना पाएगी या फिर महागठबंधन की सरकार देखने को मिल सकती है? सियासी जानकारों के मुताबिक इस बार नीतीश कुमार के पलटी मारने से भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी जेडीयू की मदद के बिना भी सरकार बनाने की ताकत रखती है। बिहार विधानसभा के अंकगणित के अनुसार 89 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद जेडीयू के पास 85 सीटें हैं। एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास के पास 19 सीटें हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी के पास 5 और उपेंद्र कुशवाहा के पास 4 विधायक हैं। दूसरी ओर महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक हैं, जिनमें आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, वाम दलों के 3 और आईआईपी के पास 1 विधायक है। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी के पास 5 विधायक हैं और 1 विधायक मायावती की पार्टी बसपा का है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने चारों सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि उसके पास 5वीं सीट के लिए बहुमत नहीं था। वहीं ओवैसी की पार्टी के सभी 5 विधायकों और बीएसपी के विधायक ने महागठबंधन के उम्मीदवार को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। ओवैसी की पार्टी और बीएसपी का समर्थन मिलने से महागठबंधन उम्मीदवार के पास पर्याप्त संख्या बल का जुगाड़ हो गया था, लेकिन आखिरी मौके पर कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया। इससे महागठबंधन का गेम बिगड़ गया और बीजेपी उम्मीदवार शिवेश राम को जीत हासिल हुई। इस चुनाव से जाहिर है कि बीजेपी ने महागठबंधन खेमे में तोड़फोड़ करने में कामयाबी हासिल की थी। अगर इसी गणित को विधानसभा में अप्लाई कर दे तो बीजेपी के 89 विधायकों के अलावा एलजेपी आर के 19, हम के 5, आरएलएम के 4 और महागठबंधन के बागी 4 विधायकों का समर्थन हासिल हो सकता है। इन सबको मिलाने पर संख्या 121 हो जाती है। वहीं बहुमत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या 122 चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में बीजेपी के लिए बसपा के इकलौते विधायक या फिर कांग्रेस के 3 बचे बागी विधायकों को तोड़ना बहुत बड़ा टास्क नहीं। ऐसी परिस्थितियों में बीजेपी के लिए बसपा के इकलौते विधायक या फिर कांग्रेस के बाकी बचे 3 विधायकों को तोड़ना बहुत बड़ा टास्क नहीं रह जाएगा। इस तरह से अगर नीतीश कुमार ने पलटी मार भी दी तो भी बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। ऐसी सोच बीजेपी के रणनीतिकारों की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उनके साथ नीतीश कुमार थे। अगर नीतीश साथ नहीं होंगे तो फिर क्या इस तरह की तोड़फोड़ बीजेपी कर पाएगी? दूसरी बात ये भी हो सकती है नीतीश के साथ चंद्रबाबू नायडू भी आ जाए, क्योंकि बीजेपी ने नायडू के सियासी महत्वाकांक्षा के साथ भी धोखा किया है। नायडू चाहते थे इस बार राज्यसभा में उनकी पार्टी से उपसभापति हो, ऐसा हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, बिहार की राजनीति में फिर से हलचल तेज है और इस हलचल की वजह से सवाल उठने लगे, क्या एक बार फिर होने वाला है बड़ा सियासी उलटफेर? क्या भरोसे की राजनीति में फिर दरार पड़ गई है? क्योंकि इशारे कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं कि दोस्ती की ये डोर अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। एक तरफ है नीतीश कुमार, जिनकी राजनीति का दूसरा नाम ही टाइमिंग और टर्न रहा है, और दूसरी तरफ है बीजेपी, जो अब पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास में दिख रही है। दिल्ली में शपथ और फिर अचानक पटना वापसी, बीजेपी का एक फैसला और जेडीयू की खामोशी, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर सियासी तूफान से पहले की शांति? सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं या बीजेपी ने अब बिना नीतीश के ही आगे बढ़ने की रणनीति बना ली है? दोस्तों, तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन संकेत बहुत कुछ कह रहे हैं। नीतीश कुमार की खामोशी, नरेंद्र मोदी की तारीफ और अमित शाह की रणनीति, इन सब के बीच बिहार की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां से कोई भी रास्ता निकल सकता है। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार फिर से सियासी दांव खेलेंगे या बीजेपी सच में अब उनके बिना भी सरकार बना सकती है, या फिर ये सब सिर्फ दबाव की राजनीति है?
फिलहाल इतना तय है कि बिहार में सियासत अभी थमी नहीं है। आने वाले दिन तय करेंगे दोस्ती बचेगी या फिर एक और बड़ा राजनीतिक मोड़ देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।